नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल JCD क्लासेस में आपका स्वागत है। तो फाइनली दोस्तों मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आ गया हूँ हिंदी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आ चुका हूँ, जो कि आपके पेपर में आ सकता है, चाहे आप 9th के हों चाहे 11th के बच्चे हों। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। हिंदी ग्रामर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में कौन कौन से आ सकते हैं, वो सभी के बारे में मैं चर्चा करूँगा इस वीडियो में। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर देना, क्योंकि आपको समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहाँ पास देखिए, एक प्रश्न ऐसे आ सकता है आपके पेपर में कि काव्य किसे कहते हैं। ये कई बार क्वेश्चन बन करके आ चुका है और इस बार भी आने की संभावनाएं हैं, है ना। 9th में और 11th वाले भी बच्चे ध्यान दें, अच्छे से इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। छोटा छोटा सा है और ये आते ही हैं, है ना, व्याकरण में। तो क्या है, भाव प्रधान रचना को काव्य कहते हैं। किसे कहते हैं? भाव प्रधान, यानी भाव यानी भावना, जिसमें भावना प्रधान हो, उसी रचना को हम क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। ठीक ना। अब दूसरा प्रश्न क्या है? काव्य की परिभाषा लिखिए, यानी काव्य की परिभाषा लिखना है। तो यहाँ पास आचार्य विश्वनाथ के शब्दों में, यानी आचार्य विश्वनाथ के द्वारा काव्य को परिभाषित किया गया है कि रसात्मक वाक्यम काव्यम, यानी रसात्मक वाक्य काव्य है, यानी रस युक्त वाक्य काव्य है। ठीक ना। यहाँ पास देख सकते हैं। फिर पंडित जगन्नाथ के अनुसार है, यहाँ पास देखते हैं, पंडित जगन्नाथ जी के अनुसार है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। क्या है इसका अर्थ? होता है रमणीय अर्थ प्रतिपादित शब्द ही काव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? रमणीय अर्थ प्रतिपादित शब्द ही क्या कहलाता है? काव्य कहलाता है। ठीक ना। फिर यहाँ पास आचार्य शुक्ल के अनुसार, आचार्य शुक्ल ने भी एक रस को परिभाषित किया अपने शब्दों में कि हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की प्राणी जो शब्द विधान करती है, उसे काव्य या कविता कहते हैं, है ना। तो आपको जो भी याद होता है, चाहे आप पंडित जगन्नाथ का याद कर लीजिए, चाहे आचार्य शुक्ल का याद कर लीजिए, चाहे आचार्य विश्वनाथ का याद कर लीजिए, जो भी आपको याद होता है वाक्य काव्य का परिभाषा, तो उसको आप याद कर सकते हैं। लेकिन आचार्य विश्वनाथ का बहुत ही सरल है, रसात्मक वाक्यम काव्यम, यानी रसात्मक वाक्य काव्य है। ठीक ना। तो ये बहुत ही सरल है आचार्य विश्वनाथ जी के अनुसार, और ये पेपर में आता ही है, कई बार पूछ देता है कि काव्य को परिभाषित कीजिए आचार्य विश्वनाथ जी के अनुसार, तो इसको याद कर लीजिए। अब यहाँ पास देखिए, काव्य के भेद, यदि आपको काव्य के भेद पूछ दिया तो काव्य के भेद मुख्यतः दो होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी बन सकता है कि काव्य के भेद कितने होते हैं, पूछ दिया 2, 4, 6, तो कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन सा? मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य। कौन कौन सा? मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य। तो अब मुक्त काव्य और प्रबंध काव्य में भी आपको परिभाषा पूछ सकता है ना। तो यहाँ पास देखिए, मुक्त काव्य किसे कहते हैं समझाइए। तो यहाँ पास पूरा विधिवत समझाया गया है, मुक्त काव्य किसे कहते हैं समझाइए। तो ऐसी काव्य रचना जिसका पूर्व पर कोई संबंध ना हो। क्या है? ऐसी काव्य रचना जिसका पूर्व पर कोई संबंध ना हो तथा जो अपने आप में पूर्ण एवं स्वतंत्र भाव लिए हो, जिसे पढ़ने मात्र से उसका भाव भली प्रकार समझ में आ जाए, उसे मुक्तक काव्य कहते हैं। ठीक है। ऐसी काव्य रचना जिसमें पूर्व पर कोई संबंध ना हो तथा जो अपने आप में पूर्ण एवं स्वतंत्र भाव लिए हो, जिसे पढ़ने मात्र से उसका भावना भली प्रकार समझ में आ जाए, उसे क्या कहते हैं? मुक्त काव्य कहते हैं। ठीक ना। अब यहाँ पास देखिए, मुक्त काव्य कौन कौन से आते हैं मुक्त काव्य के अंतर्गत। तो गीत, कविता, दोहा, पद, चतुष्पदी, मुक्तक, छंद आदि ये मुक्त काव्य के अंतर्गत आते हैं। इतने, यदि मुक्त काव्य के उदाहरण पूछ दिए तो ये कहलाएंगे गीत, कविता, दोहा, पद, तो ये क्या कहलाते हैं?
मुक्त काव्य कर। जब आप गीत पढ़ते हैं, दोहा पढ़ते हैं, तो उनमें कौन सी भावनाएं हैं, कौन सी भावनाएं जागृत हो रही, कौन सी भावना है, तो उसको पढ़ते पढ़ते आप समझ जाते हैं कि ये गुस्से वाली है भावना, इसमें प्रेम वाली है। तो इस चीज़ों को ही, इस चीज़ों के अंतर्गत ही ये जो चीज़ें भावनाएं होती हैं कविताओं में, इसी को ही मुक्त काव्य कहते हैं। ठीक ना। फिर नीचे क्या है, प्रबंध काव्य। अब प्रबंध काव्य क्या है, पूछ दिया कि प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, और स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आते ही आते हैं दोस्तों। यदि आप 9वीं वाले बच्चे हैं तो इन सभी को आप याद कर लेते हैं और अपने कॉपी में नोट कर लेते हैं, तो ये आपको 12वीं तक काम देगा, है ना। तो ये आपके व्याकरण संबंधित क्वेश्चन आते ही आते हैं। और यदि आप कंपटीशन लेवल में भी हैं तो वहाँ भी यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं आपके, है ना, आपके बाद में। तो ऐसी काव्य रचना जिसमें एक कथा प्रारंभ से अंत तक क्रमबद्ध रूप में गठित हो एवं कहीं भी तारतम्य टूटता ना हो, उसे प्रबंध काव्य कहते हैं। यानी ऐसी काव्य रचना जिसमें एक कथा प्रारंभ से लेकर अंत तक क्रमबद्ध रूप से गठित हो। क्या हो, प्रारंभ से लेकर के कोई एक कथा है, वो प्रारंभ से लेकर के अंत तक क्या हो, क्रमबद्ध हो, यानी क्रम से हो, है ना, रूप से गठित हो, और कहीं भी तारतम्य टूटता ना हो, उसे क्या कहते हैं, प्रबंध काव्य कहते हैं। अब यहाँ पास प्रबंध काव्य के भी भेद हैं। जैसे प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं, एक महाकाव्य और एक खंड काव्य। अब 9वीं वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा कि महाकाव्य और खंड काव्य की परिभाषा पूछ देता है आपकी क्लास में 9th वाले बच्चों के लिए, और इसमें अंतर भी 9th वाले क्लास में पूछा जाता है कि महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखने को आ जाता है। तो आपको क्या करना है, महाकाव्य और खंड काव्य का अंतर नहीं मिल रहा होगा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पास उपलब्ध है महाकाव्य और खंड काव्य के अंतर। बहुत ही सरल भाषा में हमने बताया है ना। और यहाँ पास देखिए महाकाव्य के प्रमुख लक्षण। तो यहाँ पास महाकाव्य के कुछ लक्षण बताए गए हैं, तो इसको देख लीजिए, है ना, और इसको याद कर लीजिए आप। और ये रहे हिंदी के प्रमुख काव्यों के नाम। तो हिंदी के प्रमुख महाकाव्यों के नाम, महाकाव्य कौन कौन से हैं, तो यहाँ पास देख लेते हैं कुछ महाकाव्य और उनके रचयिता, है ना। जैसे पद्मावत की रचयिता कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। अब रामचरितमानस भी महाकाव्य है, तो रामचरितमानस को किसने लिखा था, गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और साकेत भी महाकाव्य है ना। तो इसकी रचना मैथिली शरण गुप्त ने किया था। ठीक। अब यहाँ पास आगे देखते हैं, महाकाव्य में आ गया प्रियवशा को हरि औषध, कामिनी जयशंकर प्रसाद, लोकायतन क्या है, सुमित्रानंदन पद। ये जो यहाँ पास दिए गए हैं ये पूरे क्या हैं, महाकाव्य हैं। ये पूरे महाकाव्य हैं। यदि कोई भी दो महाकाव्य लिखने को आ जाता है तो आप रामचरितमानस तो आपको याद ही रहेगा, और साकेत को भी आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। पद्मावत भी बहुत अच्छे से याद रहेगा, कामिनी भी बहुत अच्छे से याद होने वाले शब्द हैं। तो इनको आप याद कर लीजिए और रट लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये पेपर में आता ही आता है। महाकाव्य की विशेषता पूछ दिया और उसके दो रचनाएं पूछ दिए और उनकी मतलब, है ना, तो आप याद रखिए। अब यहाँ पास दिया गया है, यहाँ पास देखिए क्या दिया गया है, खंड काव्य किसे कहते हैं, क्या है, खंड काव्य किसे कहते हैं और लक्षण बताइए। तो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार खंड काव्य कि एक देश या अंश का अनुसरण करने वाला है। यानी खंड काव्य महाकाव्य की क्या है, खंड काव्य महाकाव्य की एक देश या अंश का अनुसरण करने वाला है। ठीक ना। तो यहाँ पास देख लीजिए कुछ लक्षण बताए गए हैं खंड काव्य के, तो इनको आप याद कर लीजिए, है ना।
अब यहाँ पास दो खंड काव्य के नाम पूछ दिया। अब दो खंड काव्य कौन कौन सा होगा? सुदामा चरित एक खंड काव्य है, नरोत्तम दास जी ने लिखा, और पंचवटी भी मैथिली शरण गुप्त ने लिखा। ये दो महाखंड हैं, क्या है, सॉरी, खंड काव्य हैं, ठीक ना। अब शब्द शक्ति किसे कहते हैं, यहाँ पास पूछा गया। शब्द शक्ति की परिभाषा, तो शब्दों के विभिन्न अर्थ बताने वाले व्यापार अथवा साधन को ही शब्द शक्ति कहते हैं। यानी शब्दों के विभिन्न अर्थ बताने वाले, कोई भी शब्द है तो उसके विभिन्न अर्थ बताने वाले व्यापार अथवा साधन को ही शब्द शक्ति कहते हैं। समझ में आया? यानी क्या है, शब्दों के विभिन्न अर्थ बताने वाले, शब्दों के विभिन्न अर्थ बताने वाले व्यापार एवं साधन को क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। अथवा शब्द के अर्थ को बताने वाली शक्ति को ही क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। क्या है यहाँ पास? शब्द के अर्थ को बताने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। इस यहाँ से अच्छे से शब्दकोश के अनुसार शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है। ठीक दोस्तों, तो इतने क्वेश्चन हमने देखा और इतने क्वेश्चन आपको अच्छे से रट भी गए होंगे, है ना। जो हमने क्वेश्चन को बताया, और इसको आप लिख लीजिए अच्छे से, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन 2 नंबर का या 3 नंबर का जरूर बन कर के आएगा, है ना। ध्यान रखिए कि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर बन कर के आएगा इतने में से, तो आपको तैयार करके रखना है अच्छे से, जिससे आपके 1 नंबर भी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि एक एक नंबर महत्व रखता है ना। मैं चाहता हूँ जो मेरे क्लासेस के साथ जुड़ा हुआ है बच्चा, उसके 100 में 100 नंबर आना चाहिए, पूरे में पूरे नंबर आना चाहिए, एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को तैयार कर लीजिए, और मैं मोस्ट क्वेश्चन बहुत जल्द अपलोड कर रहा हूं धीरे धीरे, तो उनको भी आप देखते रहिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।